आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया का यूनिट 6 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 6 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा। दोनों ही पार्ट बहुत छोटे छोटे थे और पार्ट 3 से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलता है। यदि एक या दो क्वेश्चन आता भी है तो पार्ट 3 से ही आता है, लेकिन कभी कभी आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 से आ जाता है। इसलिए आपको सभी यूनिट सभी पार्ट अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आप पेपर में 100% स्कोर कर पाएँ। यूनिट 6 के पार्ट 3 पर हमें फेडरलिज्म यानी सामंतवाद का प्रभाव देखना है और इसका सोशल और इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ा ये देखेंगे। और इसी के साथ इसका अंत भी हो जाता है सामंतवाद का, या इसके अंत की भूमिका भी हम देखेंगे कि इसका अंत किस प्रकार से होता है या इसका पतन किस प्रकार से होता है। तो यूनिट 6 के पार्ट 3 पर हम ये देखने वाले हैं। तो राजनीति एवं प्रशासन पर सामंतवाद का सबसे पहले प्रभाव देखेंगे, उसके बाद इसका पतन के कारण को भी जानेंगे। सामंत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव सत्ता का स्थानीयकरण था। बड़े साम्राज्यों की तुलना में प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय शासक और स्थानीय प्रभु महत्वपूर्ण हो गए। राजा को कई बार अपने शासन के लिए स्थानीय शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये क्या हुआ था, सामंतवाद पर सत्ता का स्थानीयकरण हुआ था। क्षेत्रीय शासक और स्थानीय प्रभु महत्वपूर्ण हो गए थे और राजा को स्थानीय शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले ऐसा होता था गुप्त काल में कि राजा स्थानीय शक्तियों को महत्व देता था, लेकिन यहाँ पे स्थानीय शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे देखिए सामंतों की राजनीतिक भूमिका कैसी रही है। तो सामंत जो है वह स्थानीय प्रशासन में भूमिका निभाते थे, कर एवं राजस्व की व्यवस्था में प्रभाव रखते थे और सैनिक सहायता भी देते थे। सामंत जो होते थे वह राजा को अपने क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखते थे। कौन? सामंत, याद रखना। कुछ शक्तिशाली सामंत समय के साथ अपने अधिपति से स्वतंत्र होकर स्वयं राजा बन गए थे। इस प्रकार सामंतवाद ने एक और राजनीतिक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण किया। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के विकास को भी यहाँ से सामंतवाद से बढ़ावा मिला था, याद रखना। समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा, तो ये भी देखते हैं। सामंतवाद के सामाजिक प्रभावों में ग्रामीण समाज की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। भूमि अनुदान के कारण ब्राह्मणों, स्थानीय प्रभुओं और अन्य प्रभावशाली समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कृषकों का उत्पादन ग्रामीण समाज की आर्थिक नींव बना रहा। तो यानी कृषकों का उत्पादन ही ग्रामीण समाज की आर्थिक नींव बना रहा और समाज और अर्थव्यवस्था में ग्राम का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहने लगा था। आगे दिया हुआ है, सामंतवाद प्रक्रिया ने सामाजिक असमानताओं को भी कुछ क्षेत्रों में मजबूत किया, लेकिन इस प्रक्रिया के साथ कृषि का विस्तार हुआ, नई बस्तियों का निर्माण हुआ और नए क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक ढांचे में समावेश हुआ। तो सामंतवादी प्रक्रिया से क्या हुआ, दो काम हुए, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। पहली बात, सामंतवाद प्रक्रिया से सामाजिक असमानताएं क्षेत्रों में मजबूत होने लगी यानी बढ़ने लगी थी। लेकिन दूसरा इसका जो सकारात्मक प्रभाव था, इससे कृषि का विस्तार हुआ, नई बस्तियों का निर्माण हुआ और नए क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक ढांचे में समावेश भी हुआ। इसलिए सामंतवाद के प्रभाव को केवल नकारात्मक या केवल सकारात्मक रूप में देखना उचित नहीं है, याद रखना। अब देखिए आगे दिया हुआ है, क्षेत्रीय राजपूतों एवं राजपूत राज्यों को उदय के संबंध में भी सामंतवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सामंतों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सामंतवाद और क्षेत्रीय राज्यों के विकास के बीच महत्वपूर्ण संबंध था। जब स्थानीय शासक और सामंत आर्थिक तथा सैन्य शक्ति बढ़ने लगती थी तो उनमें से कुछ न कुछ राजा या जो सामंत होते थे वह स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेते थे। इस व्यापक प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में प्रारंभिक मध्यकाल में अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ विकसित हुई, जिनको हमने यूनिट 6 पर पढ़ा था। जो राजपूत राज्यों का उदय था, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चंदेल और चालुक्य, सोलंकी और गहरवाल, इनको हमने यूनिट 6 पर नहीं पढ़ा था क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं था। इन राजवंशों का उदय और विकास क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाओं के मजबूत होने से संबंधित था। इसलिए राजपूत राज्यों के उदय को केवल एक कारण से समझना उचित नहीं था। इसमें राजनीतिक विखंडन, स्थानीय शक्तियों का उदय, भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण, सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय पहचान जैसे अनेक प्रक्रियाओं की भूमिका थी। तो हमने ये राजपूत राज्यों के उदय में यूनिट 5 या 6 पर हमने यहाँ यूनिट 5 पर हमने डिटेल से देखा है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि अभी नहीं देखा है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। सामंतवाद का पतन या परिवर्तन देखते हैं। सामंतवाद का पतन कैसे हुआ और उसके बाद हमारी यूनिट 6 खत्म हो जाएगी। सिर्फ हमें उसके बाद यूनिट 7 और यूनिट 8 पढ़नी होगी। भारतीय सामंतवाद अचानक किसी एक वर्ष में समाप्त नहीं हुआ। वास्तव में लगभग 1000 से 1200 ईस्वी के बीच कई क्षेत्रों में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनसे पहले की सामंती संरचनाओं में परिवर्तन आया। सामंत के पतन का यहाँ से नींव रखी गई। व्यापार और नगरों का पुनरुत्थान सामंतवाद के पतन का एक प्रमुख कारण है। लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में अनेक क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी।
नए नगरों और व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में व्यापारिक संगठन और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जबकि पश्चिम और उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी और सामंत व्यवस्था यहाँ से कमजोर पड़ने लगी। यहाँ पे आगे देखिए मुद्रा और जब बाजार का विस्तार हुआ। कुछ क्षेत्रों में मुद्रा के प्रचलन और बाजार संबंधों में वृद्धि हुई। इससे वस्तु विनिमय तथा स्थानीय आत्मनिर्भरता के साथ साथ बाजार आधारित आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए। इस परिवर्तन ने सामंती अर्थव्यवस्था के पुराने स्वरूप में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुद्रा और बाजार विस्तार ने क्षेत्रीय राज्यों की मजबूती हुई। जब क्षेत्रीय राज्य मजबूत हो जाएंगे तो वह खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देंगे। तो ये भी एक कारण रहा है सामंतों के पतन में, यानी जो उनके तो देखिए सामंत में कुछ शक्तिशाली होकर स्वयं स्वतंत्र शासक बन गए। इससे एक प्रकार से पुरानी सामंती अधीनता कमजोर हुई, लेकिन दूसरी ओर नई क्षेत्रीय राज सत्ताएं फिर से मजबूत होने लगे। इसलिए सामंतवाद का परिवर्तन राजनीतिक संरचना के पुनर्गठन से भी जुड़ा हुआ था। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह तुर्की सत्ता का आगमन हो जाता है और दिल्ली सल्तनत भी धीरे धीरे आता है और बाद में हमारा मध्यकालीन इतिहास प्रवेश कर जाता है। तो तुर्की सत्ता का आगमन जो सामंतवादी व्यवस्था था इसका पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1192 ईस्वी का तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि हमने यूनिट 5 पर देखा था। इसके बाद उत्तर भारत में तुर्क शक्ति का प्रभाव तेजी से बढ़ा और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई और यहाँ से जो सामंतवाद शासन था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन आगे देखिए दिया भी हुआ है, यह कहना उचित नहीं होगा कि 1206 ईस्वी में भारतीय सामंतवाद अचानक समाप्त हो गया। ये धीरे धीरे और एक क्रमिक ढंग से समाप्त हुआ। कई पुराने स्थानीय और सामंत संबंधी नए राजनीतिक ढांचे में भी विभिन्न रूपों में बने रहे थे। याद रखना 1206 ईस्वी के बाद भी अचानक सामंतवाद यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ था। अर्थात 1206 ईस्वी में को एक राजनीतिक संक्रमण की महत्वपूर्ण सीमा माना जा सकता है, न कि सामंतवाद के पूर्ण अंत की निश्चित तिथि थी 1206 ईस्वी। यहाँ से इनका पतन क्रमिक रूप से होने लगा था, याद रखना। तो इस प्रकार से हमने यूनिट 6 का पार्ट 3 भी पढ़ लिया और हमारे सामंतवाद से रिलेटेड जितने भी पार्ट थे वह बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि हमने सामंतवाद को इतना पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर होगा। पीडीएफ आपको यहाँ पे पेड मिलने वाला है, फ्री में पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। तो फ्री के लिए बिल्कुल भी मैसेज ना करें, हम भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। बहुत मामूली सी फीस में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और वो पीडीएफ कितने रुपए का मिलेगा मैं ये आपको टेलीग्राम पर ही बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।